गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो कैसे एक छोटा सा बीज एक बड़े से प्लांट में, एक बड़े से पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कैसे सनफ्लावर के फ्लावर्स सन की तरफ टिल्ट करते हैं। मतलब उनको कैसे पता कि सनलाइट इस तरफ है और इस तरफ उन्होंने टिल्ट कर दिया। और या फिर स्टेम की ग्रोथ लाइट की तरफ होना। तो ये सारी चीजें कैसे प्लांट को पता चलती हैं, तो इसी सब चीज को डिटेल में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की कैसे एक छोटे से बीज से प्लांट की एक पूरे बड़े से पेड़ की ग्रोथ होगी, और कैसे मतलब ये एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कैसे प्लांट रिस्पोंड करता है, कैसे वो लाइट की तरफ टिल्ट करता है, या फिर अगर तेज धूप होएगी तो लीफ की अरेंजमेंट्स वो कैसी करता है। उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, हमने जैसे फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है तो क्लोरोप्लास्ट का लीफ के अंदर अरेंजमेंट एकदम ऐसे हो जाता है, परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज है, वो परपेंडिकुलरली अरेंज इसलिए होते हैं ताकि उन पे धूप क्या पड़े, मतलब भी सनलाइट, ज़्यादा सनलाइट से वो डैमेज ना हो इसके अंदर पिगमेंट्स जो हैं। और अगर लाइट कम है तो एकदम वैसे वो पैरेलली अरेंज हो जाते हैं लीफ के, ताकि मैक्सिमम सनलाइट उन्हें मिले। तो ये सारी चीजें कि प्लांट्स कैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को रिस्पोंड करता है, तो वो सारी डिटेल में ऐसा क्यों होता है, ये सब हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ एक करेक्टरिस्टिक फीचर है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, उसके अंदर ग्रोथ होती है। और ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज है। एक इंक्रीज इन साइज ऑर्गन का भी हो सकता है, पूरे इंडिविजुअल का भी हो सकता है, या फिर उसके किसी पार्ट का हो सकता है। ये एक इरिवर्सिबल और एक परमानेंट चेंज है। सो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल increase in the size of an organ or its part or even an whole individual। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, और ये परमानेंट चेंज है। हम इसको क्योंकि रिवर्स नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि ये परमानेंट चेंज है। ये किसी के उसके कोई पार्ट में ग्रोथ हो सकती है, या किसी ऑर्गन में ग्रोथ हो सकती है, या एक पूरे इंडिविजुअल में ही, कंप्लीट इंडिविजुअल में भी ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ के साथ ग्रोथ इज अकम्पेन्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो ग्रोथ में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती हैं, और वो रिएक्शंस किसकी मदद से हो रही होती हैं, एनर्जी की मदद से हो रही होती हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि रिएक्शंस जिसमें कोई एक हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। अगर कोई चीज बन रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। अगर कोई चीज टूट रही है किसी रिएक्शन में तो उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो जो ग्रोथ है उसमें कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस दोनों ही होती हैं, लेकिन एनाबॉलिक यानी कि जिसमें कोई चीज बन रही होती है वो वाली रिएक्शंस ग्रोथ में ज्यादा हो रही होती है। ये जो जितनी भी रिएक्शंस है ये किसकी मदद से हो रही है, एनर्जी की मदद से। अब क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब भी उसका कोई डिटर्मिन नहीं है, इट इज नॉट लिमिटेड। भी इंसानों में जैसे कि जब तक वो अडल्ट नहीं बनता, चाइल्डहुड से मतलब बर्थ से लेकर जब उसका चाइल्डहुड के दौरान और अडल्ट बनने से पहले तक उसमें ग्रोथ होती है। एक एज पे आके ग्रोथ रुक जाती है, उसकी हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाती है। तो प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, वो थ्रू आउट दी लाइफ उसमें होती ही रहती है। तो अगर अनलिमिटेड ग्रोथ है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट। हम उसे डिटरमिन नहीं कर सकते ये यहाँ तक होगी ग्रोथ, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ये है इनडिटर्मिनेट। प्लांट में ग्रोथ जो होती है वो होती है कॉन्टिन्यूअस होती है, थ्रू आउट दी लाइफ होती है, इसीलिए हम इसे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या फिर अनलिमिटेड ग्रोथ या फिर कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ भी बोलते हैं।
ग्रोथ एनिमल्स में डिफ्यूज होती है, लेकिन मतलब ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ग्रोथ होती है वहां पर, लेकिन जो प्लांट्स हैं वहां पर लोकलाइज होती है, हमें प्लांट में पता है कहाँ पर ग्रोथ होगी। तो प्लांट में ग्रोथ का रीजन क्या है? तो प्लांट में ग्रोथ का रीजन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि वो सेल्स जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनकी लोकेशन फिक्स होती है, या तो ये टिप्स पे प्रेजेंट है, शूट की टिप पे, या फिर रूट की टिप पे। तो ये शूट्स की टिप या फिर रूट की टिप पे ये प्रेजेंट होते हैं, या फिर लेटरल रीजन में जो भी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है उसे हम कैम्बियम बोलते हैं। तो हमें इसकी जो पोजीशन है वो हमें पता है, ये इसीलिए जो होती है प्लांट में जो ग्रोथ होती है लोकलाइज, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहीं पर होगी ग्रोथ। तो हमें क्योंकि पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है, जो कि शूट की टिप पे प्रेजेंट है, रूट की टिप पे प्रेजेंट है, और लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं कैम्बियम। तो वहीं वहीं पर ही जहां पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहां पर ये ग्रोथ होती है। तो क्योंकि हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन पता है इसलिए हम बोलते हैं ग्रोथ इन प्लांट इज लोकलाइज्ड। अब सीड जर्मिनेशन फर्स्ट स्टेप होता है प्लांट ग्रोथ का। जो प्लांट ग्रोथ है उस सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है? सीड की। सीड से ही प्लांट की लाइफ स्टार्ट होती है। तो सीड का स्प्राउट होना यानी कि सीड का जर्मिनेशन होना वो है हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ। और हर एक प्लांट की लाइफ में एक पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ वो फेस कर सकता है। तो पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ मतलब वो लाइफ टाइम प्लांट की लाइफ के दौरान जब उसकी ग्रोथ एक बार रुक गई थी। तो ये जो उसकी लाइफ में ये जो ग्रोथ का रुकना है उसे हम बोलते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ, यानी कि जब वो टाइम जब उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो इसके कारण एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। तो अगर वो सस्पेंशन हुई है प्लांट ग्रोथ की, इफ द सस्पेंशन ऑफ प्लांट ग्रोथ is due to external factors जैसे कि एनवायरमेंट, उसको सनलाइट क्या, सनलाइट कम मिल रही है, या फिर वाटर की उसको कमी है, या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से जो भी उसकी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से उसकी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, स्टंट हो गई है या सस्पेंड हो गई है। तो उस सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ को हम बोलते हैं क्विसेंस। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से प्लांट की ग्रोथ सस्पेंड हुई है देन इट इज नोन एज क्विसेंस। और अगर प्लांट की ग्रोथ सस्पेंड हुई है इंटरनल फैक्टर्स यानी कि उसके जेनेटिक्स की वजह से या हॉर्मोन्स की वजह से, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स की वजह से या किसी जेनेटिक्स की वजह से अगर उसकी प्लांट ग्रोथ जो हुई है सस्पेंड हुई है तो हम उसे क्या बोलते हैं? देन इट इज कॉल्ड डोरमेंसी। तो अगर प्लांट ग्रोथ सस्पेंड हुई है, इंटरनल फैक्टर्स, एंडोजीनस फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि जो
तो हम उस इंटरनल फैक्टर्स या एंडोजीनस फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिक्स या हॉर्मोन्स, तो हम उसे बोलते हैं डोरमेंसी। अगर प्लांट की ग्रोथ सस्पेंड हुई है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इज द एनवायरनमेंट, जैसे कि लाइट, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वीसेंस। ग्रोथ जो है उसको मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ इज मेजरेबल। सेलुलर लेवल पर अगर हम बात करें, सेल के लेवल पर, तो ग्रोथ क्या है कि सेल का जितना प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हुआ है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सेल का कंटेंट है, चाहे वो उसका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, या और कोई भी सेल ऑर्गेनेली है, वो सब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। अब प्लांट में सेलुलर लेवल पे अब जो प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हुआ है सेल का, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। पर ये इंक्रीज जो है प्रोटोप्लाज्म में, इसे मेजर करना डायरेक्टली बहुत डिफिकल्ट है। इसको डायरेक्टली मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि सेल बहुत ही छोटे साइज का होता है और उसके अंदर भी उसका प्रोटोप्लाज्म कितना बड़ा है, ये डायरेक्टली ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए जो ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करते हैं। वो हम किस तरह की ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा हम इसमें से कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, कि उसका कितना इंक्रीज हुआ है फ्रेश वेट, या फिर उसका कितना इंक्रीज हुआ है प्लांट का ड्राई वेट। फ्रेश वेट क्या होता है? जैसे प्लांट को अभी अभी प्लांट को, जैसे कोई प्लांट है राइस का प्लांट, उसको हमने अभी अभी हार्वेस्ट किया है, अभी उसको अभी अभी हार्वेस्ट किया है, तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो मैक्सिमम है, वो कोई वाटर कंटेंट उसका लूज नहीं हुआ है। तो वाटर के साथ जो भी उसका वेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वेट। वो उसके किसी पार्ट का भी हो सकता है या फिर होल प्लांट का भी हम वेट मेजर कर सकते हैं। तो वेट ऑफ द फ्रेशली हार्वेस्टेड प्लांट इंक्लूडिंग दैट एंड इट हैज नॉट लॉस्ट इट्स वाटर कंटेंट, उसने अपनी कोई भी वाटर कंटेंट को अभी तक लूज नहीं किया, तो उस वेट को हम बोलते हैं फ्रेश वेट। तो उसका कितना फ्रेश वेट इंक्रीज हुआ है। या ड्राई वेट, ड्राई वेट जैसे हमने अभी अभी हार्वेस्ट करके उसको ओवन में रख दिया और उसको 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस की रेंज में उसको हीट किया, उसको धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली हीट करके हमने उसका सारा वाटर कंटेंट को रिमूव कर दिया। अब प्लांट के अंदर उसके जितना भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब चीज़ों का ही वेट बचेगा क्योंकि वाटर तो सारा लूज हो चुका है। तो सारे वाटर कंटेंट को हमने ओवन में रिमूव करने के बाद जब हम वेट ऑफ द प्लांट या उसके किसी पार्ट को मेजर करते हैं तब हम उसे बोलते हैं ड्राई वेट। तो ड्राई वेट में उसका कितना इंक्रीज हुआ है प्लांट का, या फिर उसके फ्रेश वेट में कितना इंक्रीज हुआ है, उससे हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ। या फिर हम मेजर कर सकते हैं सरफेस एरिया कितना बड़ा है। जैसे ये लीफ है, पहले इसका सरफेस एरिया इतना था, अब ये लीफ का साइज बढ़ गया है, अब इसका इतना इतना सरफेस एरिया बढ़ चुका है। तो हम सरफेस एरिया कितना बड़ा है उससे भी हम उसका ग्रोथ मेजर कर सकते हैं। या फिर सेल्स का नंबर कितना बड़ा है, या फिर साइज सेल का कितना बड़ा हुआ है, हम इससे भी मेजर कर सकते हैं मतलब भी ग्रोथ को। जैसे ये कोई कल्चर हम ग्रो कर रहे हैं कप में बैक्टीरिया का, तो पहले ये कप आधा भरा हुआ था और इसमें मान लो सेल्स थे 2 मिलियन सेल्स, इसमें थे 2 मिलियन सेल्स। फिर 1 घंटे के बाद ये कप भर गया, पहले हाफ भरा था अब पूरा भर गया। तो अगर यहाँ पर 2 मिलियन सेल्स है तो पूरे कप में कितने मिलियन सेल्स होंगे? 4 मिलियन सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे भी हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ। या फिर साइज सेल का कितना बड़ा हुआ है, पहले सेल का साइज ये था अब उसका साइज ये हो गया, उसके अंदर सेल का साइज बढ़ गया, तो साइज सेल का कितना बड़ा हुआ हम उससे भी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। या फिर प्लांट की लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, पहले प्लांट की हाइट थी 1 मीटर अब उसकी हाइट हो गई 2 मीटर्स, तो हम उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ है हम उससे भी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। अब एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ग्रोथ को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑक्सैनोमीटर, या फिर हम उसे बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ इज नोन एज ऑक्सैनोमीटर या फिर क्रेस्कोग्राफ। ये जेसी बोस ने दिया था और
ये था हमारा टॉपिक ग्रोथ इज मेजरेबल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो 3 फेज होते हैं ग्रोथ के। इसके लिए हम फेजेस ऑफ ग्रोथ को समझने के लिए हमने रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को लिया है। तो सबसे जो फर्स्ट फेज होता है ग्रोथ का, दैट इज मेरिस्टेमेटिक जोन या फिर मेरिस्टेमेटिक फेज, या फिर हम इसको सेल डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं, या फिर फॉर्मिंग फेज भी बोल सकते हैं। तो जो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी कि वो सेल्स जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड ही करते जा रहे हैं, तो इनकी जो डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो ये रूट एपेक्स पे ये प्रेजेंट होते हैं, और रूट एपेक्स कवर्ड किसके साथ होता है? रूट कैप के साथ। तो ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जा रहे हैं, इनका साइज स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज ये सेल्स होते हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होता है, और न्यूक्लियस इसमें कॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी कि बड़ा बड़ा सा इसके सेंटर में डार्क रीजन दिखेगा, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस इसमें हमें काफी अच्छे से दिख रहा होता है। तो कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेनली प्राइमरी। उसमें सेल वॉल के ऊपर कोई भी थिकनिंग डेपोजिशन नहीं होती, कोई सुब्रेन वगैरह या किसी भी डेपोजिशन नहीं होती, जो कि मेनली सेकेंडरी वॉल्स ऑफ सेल वॉल में होते हैं। तो इसमें मेनली प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। तो जितने भी डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वहां पर मेनली क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल। तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल है, और सेकेंडरी सेल वॉल या टर्शियरी सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल और डेंस साइटोप्लाज्म है। तो ये जो रीजन है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं इस सेल में बाय सेल डिवीजन। The cells of this region have rich cytoplasm. साइटोप्लाज्म काफी रिच है, डेंस है, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस है, और थिन एंड प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? थिन है, और किसी भी तरह की डेपोजिशन वगैरह बहुत कम है, अगर है तो, या है ही नहीं, और थिन और प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पर। और बहुत सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड है थ्रू साइड प्लाज्मोडेस्मेटल। बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस भी यहाँ पर हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल क्या होता है? एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होता है एडजेसेंट सेल्स के बीच में। तो बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस भी हैं इस रीजन में, और जो इसके और वैक्यूल्स वगैरह यहाँ पर नहीं होते। और उसके बाद आता है सेल एलोंगेशन फेज। तो ये मैच्योरेशन मेरिस्टेमेटिक फेज यानी कि सेल डिवीजन फेज या फिर फॉर्मिंग फेज। इसके बाद जो फेज आता है वो होता है ग्रोथ का, दैट इज सेल एलोंगेशन फेज, या हम इसे सेल एनलार्जमेंट फेज भी बोलते हैं। तो इसमें वैक्यूलेशन होता है, सेल के अंदर वैक्यूल्स बनने शुरू होते हैं, और एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बनता है, और इसके अंदर सेल्स के अंदर पानी जाता है। तो पानी जैसे जैसे जाएगा तो सेल की अंदर क्या होएगा? टर्जिडिटी बढ़ेगी। टर्जिडिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टर्गर प्रेशर भी बढ़ेगा, और उसी टर्गर प्रेशर की वजह से ये सेल लंबा होता जाएगा। तो वैक्यूल्स इसके अंदर बन रहे हैं, एक बड़ा सा सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बनेगा, और सेल के अंदर पानी भरेगा। पानी भरने से उसकी टर्जिडिटी बढ़ेगी तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से उस प्रेशर की वजह से ये सेल लंबे होते जाते हैं और ग्रोथ होती है। तो सेल एलोंगेशन फेज या फिर सेल एनलार्जमेंट फेज, साइज ऑफ द सेल इंक्रीज हो रहा है वैक्यूलेशन की वजह से, यानी कि वैक्यूल्स बन रहे हैं, और टर्गर प्रेशर की वजह से, और इसमें सेल वॉल डेपोजिशन होनी भी शुरू हो जाती है। तो सेल वॉल डेपोजिशन भी होती है इस फेज में, जो सेल वॉल है उसके ऊपर डेपोजिशन होगी लिग्निन या सुबेरिन वगैरह की। तो सेकेंडरी वॉल्स वगैरह का बनना शुरू हो जाएगा। सेल वॉल के अंदर होता है मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसकी डेपोजिशन मतलब बनना वगैरह यहाँ पर शुरू हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड फेज ऑफ ग्रोथ, दैट इज सेल मैच्योरेशन या फिर डिफरेंशिएशन फेज। और जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ फेज है उसका नाम है सेल मैच्योरेशन या फिर डिफरेंशिएशन फेज। तो सेल वॉल की थिकनिंग और मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पर, जैसे सेल वॉल की थिकनिंग स्टार्ट हुई यहाँ पर सेल वॉल की थिकनिंग अपनी मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाएगी, और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होंगी, क्वालिटेटिव चेंजेस होंगी,
मतलब भी वो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल था वो यहाँ पर मतलब भी कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है इनटू परमानेंट टिश्यू। तो उस प्रोसेस को जिससे मेरिस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट होता है परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू यानी कि वहां पर इन सेल्स का काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन। अब उनकी स्पेशलाइजेशन होगी टू परफॉर्म अ स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि वो जाइलम टिश्यू में कन्वर्ट हो गया तो उसका काम क्या होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर। अगर वो स्पेशलाइज हो गया फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, यानी कि वो स्पेशलाइज होएगा मतलब कन्वर्ट हो गया इनटू फ्लोएम, तो वो काम करेगा कंडक्शन ऑफ फूड का। तो मतलब स्पेशलाइज हो जाएगा फॉर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो अब उसकी जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना। उसका प्रोटेक्शन का काम हो सकता है, उसका वाटर कंडक्शन का काम हो सकता है, उसका फूड कंडक्शन का काम हो सकता है। उस हिसाब से वो अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज हैं। तो इस फेज में वो सेल कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा। अब उसकी डिवीजन कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, वो डिवाइड नहीं कर सकता। अब वो स्पेशलाइज हो गया टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। वो फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं। तो यही होता है सेल मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन फेज में। इसको हम बाद में जो डिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये सब बाद में आएगा तो हम उसको तब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो जोन है सेल मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन फेज का, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है यहाँ पर वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गए हैं परमानेंट टिश्यू में, यानी कि अब उनकी डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं है। अब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो चुके हैं। अगर वो जाइलम के अंदर है तो उनका कंडक्शन वाटर के अकॉर्डिंगली वो स्पेशलाइज हुए हैं। अगर वो फ्लोएम के अंदर है तो वो कंडक्शन ऑफ फूड के अकॉर्डिंगली स्पेशलाइज हुए हैं। इसको हम सेल मैच्योरेशन को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं या फिर डिफरेंशिएशन फेज। तो इसमें सेल वॉल थिकनिंग होती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं और सेल्स चेंज इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स सो दैट दे कैन परफॉर्म a special function in the plant. Qualitative changes are important part of this phase. Qualitative changes इसमें आएंगी सेल के अंदर। तो ये है हमारा सेल मैच्योरेशन या फिर डिफरेंशिएशन फेज, यानी कि सेल की कंप्लीट मैच्योरेशन। और इसी रीजन जो सेल मैच्योरेशन का फेज है या जोन है, इसी रीजन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सेल एलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक जोन में रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इसमें बेसिकली हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स कन्वर्ट हो गए हैं परमानेंट टिश्यू में, यानी कि उनकी डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्पेशलाइज हो गए हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन।